गोरखपुर बाबा गोरक्षनाथ की धरती है। साथ ही यहाँ के दक्षिणांचल का गांव बनवार पर जो रघुपति सहाय फिराक गोरखपुरी प्रख्यात शायर फिराक गोरखपुरी का क्षेत्र रहा है। इस उर्वरा की भूमि जो प्रतिभाओं की भूमि है, यहाँ पे तमाम ऐसे बिरले लोग पैदा हुए जिन्होंने अपने प्रतिभा के दम पर इस क्षेत्र का लोहा पूरे दुनिया में मनवाया। प्रख्यात शायर की इस भूमि में ही ऐसे ऐसे शायर पैदा हुए हैं या हो रहे हैं या निकल रहे हैं अपने प्रतिभा के दम पर, जो पूरे क्षेत्र का नाम देश दुनिया में रोशन कर रहे हैं। फूल शबनम से प्यार करते हैं, जख्म मलहम से प्यार करते हैं, तेरी भीगी हुई पलकों की कसम, हम तुम्हारे जख्म से प्यार करते हैं, हम तो तुम्हारी जख्म से प्यार करते हैं। यह शेर है क्षेत्र के उभरते हुए शायर, प्रख्यात शायर जो किसी आज नाम के मोहताज नहीं है, डॉक्टर तालिब गोरखपुरी की, जो आज हमारे साथ हैं। आज साहित्य के मुद्दे पर उनसे बात होगी और इस मामले में क्या स्थिति है, साहित्य के मामले में वर्तमान में क्या लोगों का रुझान है, इस पर हमारी चर्चा होगी। नमस्ते सर, स्वागत है हमारे चैनल पर। बहुत बहुत शुक्रिया। हम आप लोगों का भी आभार व्यक्त करते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं, और पूर्वांचल भारत का भी। और आपने शेर सुनाया, फूल शबनम से प्यार करते हैं जी, जख्म मरहम से प्यार करते हैं, तेरी भीगी हुई पलकों की कसम, हम तेरे गम से प्यार करते हैं जी। तो अब आगे ये फिराक गोरखपुरी साहब की सरजमीन है जी। और यहाँ फिराक साहब को इंडिया के अलावा विदेशों में भी सभी लोग बहुत इज्जत और सम्मान से देखते हैं, जानते हैं जी। और फिराक साहब को कोर्स में पढ़ाया जाता है उर्दू के जी। इंटर से लेकर के BA MA और PhD भी कराई जाती है फिराक साहब पे जी। तो वाकई में आपने जो कहा कि ये गोरखपुर का दक्षिणांचल एरिया जो है, ये साहित्य के मामले में बहुत ही उर्वरा रहा है, बहुत ही अच्छा एक यहाँ का माहौल रहा है शायरी और साहित्य से जी। तो आगे आप जैसे लोगों के चैनल से जो भी लोग अच्छी प्रतिभा रखने वाले हैं, हमें उम्मीद है कि वो लोग पर्दे पे आएंगे और जो उनके अंदर कला छुपी हुई है, दबी हुई है, कोई प्लेटफार्म उनको अब तक नहीं मिल पा रहा है जी। उन लोगों को प्लेटफार्म मिलने में आसानी होगी। डॉक्टर साहब, अगला सवाल आपसे, अभी क्या हालात है साहित्य के क्षेत्र में? साहित्य के क्षेत्र में हालात बेहतर हैं, क्योंकि बीच में काफ़ी हालात जो है थोड़ा डाउन हुए थे, लेकिन नई नस्ल जो हमारी आ रही है, नई पीढ़ियाँ, उनके अंदर शेर व शायरी को लेके जो दिलचस्पी पैदा हो रही है, तो इससे एक उम्मीद जगी है कि आने वाला वक्त अच्छा वक्त होगा शेर व शायरी के लिए, साहित्य के लिए। और चूँकि वो ज़माना था ऐसा जब इलेक्ट्रॉनिक ज़माना तो था नहीं, मोबाइल का ज़माना नहीं था, यूट्यूब का ज़माना नहीं था, तो काफ़ी प्रतिभाएं दबी हुई थी और जो हमारी नई नस्ल के लोग थे वो किताबें पढ़ने में रुचि कम रखते थे। लेकिन आज सोशल मीडिया होने की वजह से उनको ये पता है या पता करने में आसानी हो गई है कि भाई शायरी क्या है, शायर क्या है, गीत क्या है, गज़ल क्या है। तो काफ़ी ये नई पीढ़ियाँ दिलचस्पी ले रही हैं, तो जिससे एक अच्छी उम्मीद आने वाले वक्त के लिए की जा सकती है। डॉक्टर साहब, अभी हालात पे चर्चा हमारी आपसे हो रही है कि मतलब ये हालात पहले से बेहतर हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद भी गीत संगीत का भी आपने नाम लिया। गीत संगीत में जो आज का परिवेश है, मान लीजिए भोजपुरी हो चाहे हिंदी हो, अश्लीलता पूर्ण है। क्या लगता है आपको, ऐसा क्यों है और इसके क्या कारण है? देखिए, इंसान अपनी सभ्यता, अपनी तहजीब, जो हमारा हिंदुस्तानी कल्चर है जी, इस कल्चर को, इस तहजीब को कुछ लोग जो हैं गंदी मानसिकता के लोग, वो लोग इसको गंदा करके हमारे देश को, हमारे कल्चर को,
हमारी तहजीब को, हमारी सभ्यता को वो बदनाम कर रहे हैं। और वो चंद पैसों के लिए या अपने कुछ नाम के लिए, अपने स्वार्थ के लिए वो लालच में आकर के कि हम कुछ अश्लील करेंगे, कुछ ऐसा करेंगे। जैसा कि आप भोजपुरी में देख लीजिए, तमाम गंदे शब्दों का, द्व्यर्थी शब्दों का यूज हो रहा है, जो मतलब आप परिवार के साथ, एक सब आदमी, एक शरीफ आदमी, एक अच्छा इंसान अपने परिवार के साथ कोई भी गीत नहीं सुन सकता, कोई गजल नहीं सुन सकता। एकदम सही कह रहे हैं। यहाँ तक कि अगर कोई गाड़ी जा रही है, उसमें भोजपुरी गाना चल रहा है, हम आप अपने परिवार के साथ जा रहे हैं, तो सुन के गाना शर्म आता है, शर्म आती है कि भाई इस तरह के गाने नहीं होने चाहिए। लेकिन बहुत दुख ये होता है कि हमारी आवाज़ उन लोगों तक नहीं पहुंच रही है जो लोग उस पर कंट्रोल कर सकते हैं और उस गंदगी को दूर करने की कोशिश करें। तो हम ये चाहेंगे कि आपके चैनल से हमारी आवाज़ उन जिम्मेदार लोगों तक पहुंचे जो उस पर कंट्रोल करें और उस अश्लीलता, उस गंदगी को दूर करने में सहायता करें। तो ये तो आपने बहुत अच्छा सवाल किया। ये बहुत ही अश्लीलता आ गई है, ये बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और किसी को अपने स्वार्थ में और अपने नाम के लिए, चंद पैसों के लिए इस तरह से अपने देश की तहजीब, अपने देश का कल्चर बर्बाद नहीं करना चाहिए। डॉक्टर साहब, आपसे अगला सवाल। रघुपति सहाय जी, फिराक गोरखपुरी साहब, जो भी मतलब अपनी शायरी, नज्म, गजल जी जो भी कहे हैं या किताबें लिखे हैं, उनकी भाषा बेहद रोमानी रही है या पूर्ण रूप से ये कहिए उर्दू भाषा फारसी भाषा की रही, जो यहाँ के आम लोगों की समझ से परे है। तो ऐसी स्थिति में आप उनकी बताई राह पर चल रहे हैं, उनके पदचिन्हों पे चलते हुए काफी नाम ऊंचा, मतलब आप मुकाम हासिल किया, काफी ऊंचा मुकाम हासिल किए। आपकी 3 बुक आई है, मैं दिखाना चाहूंगा अपने दर्शकों को कि 3 बुक आई आपकी। और ये प्रेरणा कहाँ से मिले किताबें लिखने की? आपकी सबसे पहली किताब आई थी जो दास्ताने फिराक करके थी, दर्शक देख सकते हैं, दास्ताने फिराक, डॉक्टर साहब की सबसे पहली किताब। उसके बाद आपकी उजाले उनकी यादों के, ये किताब, और उसके बाद सितारों से आगे, ये किताब। 3 किताबें लगातार आई। इसके बाद और भी किताबें आई होंगी जो मुझे नहीं जानकारी है, जो आपके द्वारा रचित हैं। इसका प्रेरणा कहाँ से मिली आपको? और खास करके फिराक साहब पे जो लिखा आपने, मैंने तो उसे बेहतर ढंग से पढ़ा भी है और समझा भी है। कितना मतलब आपने शोध किया, कितना समय दिया कि आप उस मुकाम तक पहुंच पाए? देखिए, जब थोड़ा हम होशियार हुए जी, तो फिराक साहब के बारे में अक्सर सुनने को मिलता था कि भाई यहाँ बहुत बड़े शायर थे फिराक साहब। तो एक जहन में ये बात थी कि भाई फिराक साहब कोई बड़े शायर थे। अच्छा, उसके बाद फिर जब पढ़ाई का दौर आया तो हाई स्कूल से लेके इंटर तक, बीए तक, एमए तक फिराक साहब को पढ़ाया जाने लगा। तो उसमें जितने भी हिंदुस्तान के बड़े बड़े शायर हुए हैं, फिराक साहब हुए हैं, जोश मलियाबादी हुए हैं, फानी बदायूनी हुए हैं, तो बहुत बड़े बड़े शायर, तो उनके बारे में कोर्स है, पढ़ाया जाता है। तो उसमें फिराक साहब के बारे में हमने पढ़ा और दिलचस्पी उस वक्त ज़्यादा पैदा हुई जब हमको ये जानकारी हुई कि भाई फिराक साहब तो हमारे ही दयार के थे जी। और मुश्किल से हमारे यहाँ से 6-7 किलोमीटर की दूरी होगी। हाँ, बस इतना है। तो एक बहुत दिलचस्पी पैदा हुई कि भाई फिराक साहब के बारे में जो कुछ हमने पढ़ा है तो उनके गांव चल करके देखा जाए। और फिर हम उनके गांव गए। वहाँ डॉक्टर छोटे लाल यादव जी, जो फिराक साहब सेवा संस्थान के अध्यक्ष हैं, उनसे हमारी मुलाकात हुई। उसके बाद, उससे पहले हमने दास्तान फिराक लिखना शुरू कर दिया था जी। तो दास्तान फिराक में फिराक गोरखपुरी साहब के बारे में ही हमने लिखा कि वो कहाँ पैदा हुए, कब पैदा हुए, कहाँ पढ़े लिखे, कहाँ बड़े हुए। तो वो तमाम उनके जीवन से संबंधित तमाम चीज़ें फिराक साहब के बारे में हमने दास्तान फिराक में लिखा। और मैं शुक्रगुजार हूँ डॉक्टर छोटे लाल यादव जी का और उस संस्था का
कि उन्होंने अपनी संस्था की तरफ से हमारी इस किताब को प्रकाशित करवाया। तो फिराक साहब की बहुत सी किताबें आई और जो भी राइटर हैं जब लिखते हैं तो अब लिखने के बाद अगली मंजिल उनकी यही होती है कि भाई वो प्रकाशित हो जी। और लोग जानें, लोग पढ़ें, लोग समझें। तो आज देखिए मुंशी प्रेमचंद जी, वो फिराक साहब के ज़माने में उनके मित्रों में थे। तो मुंशी प्रेमचंद जी के बारे में हमने जब पढ़ा, उनकी कहानियों के बारे में पढ़ा, उनको कहानियों का सम्राट कहा जाता है। तो अब सबकी किताबें आई तो वहाँ से हमको ये लगा कि भाई हमारी भी किताबें कुछ आनी चाहिए मार्केट में, लोग पढ़ें, लोग जानें, लोग समझें। तो वहाँ से हमने ये कोशिश किया और उसके बाद फिर दास्तान फिराक के बाद उजाले उनकी यादों के, उसके बाद सितारों से आगे, उसके बाद कुछ किताबें और शोले अफकार, आयाते अफकार और शायर रूमान शबनम गोरखपुरी। तो इस तरह की किताबें मतलब हमारी हो सकता है कि बहुत जल्द आ जाए मार्केट में। और ये जो किताबें हैं वो तो आपके सामने है ही है। अग्रिम शुभकामनाएं हैं आपकी जो आने वाली किताबें हैं। साथ ही हमारे दर्शक ये जानना चाहेंगे कि आपको विभिन्न संस्थानों द्वारा कई अवार्डों से सम्मानित किया जा चुका है। जी हाँ। इस शायरी के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में मिर्जा गालिब अवार्ड सहित कई अवार्ड दिया जा चुका है। क्या महसूस करते हैं आप इस मुकाम पे पहुंचे? हाँ देखिए, अब ये तो बहुत अच्छी बात ये है कि भाई एक वक्त ऐसा होता है जब आदमी की एक इच्छा होती है कि भाई हमको लोग जाने, हमारी कला को लोग जाने, पहचाने। और संघर्ष करते करते एक मुकाम जब वहाँ आता है कि भाई कुछ संस्थाएं हमारी कला को देखती हैं, हमारी शायरी को देखती हैं, हमारे फन को देखती हैं। तो इस तरह से जब वो सम्मानित करती हैं तो जाहिर सी बात है कि भाई किसी को सम्मान अच्छा ही लगता है। तो इस सम्मान के लिए मुझे फिराक साहब सेवा संस्थान से फिराक गोरखपुरी सम्मान मिला, उसके बाद मिर्जा गालिब अवार्ड मिला, उसके बाद कैफी आजमी अवार्ड मिला, उसके बाद कृष्ण बिहारी नूर अवार्ड मिला। तो बहुत से अवार्ड मिले, साहित्यिक संस्थाओं ने मुझे सम्मानित किया। मैं उन सारी साहित्यिक संस्थाओं का शुक्रिया अदा करता हूँ कि भाई उन लोगों ने मुझे इस काबिल समझा, मेरे हौसले को बुलंद किया। और आज मैं जो कुछ हूँ वो उन्हीं लोगों की वजह से हूँ जिन लोगों ने मेरे हौसले को बुलंद किया, मुझे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते रहे, जिसमें बड़ा योगदान आपका भी रहा है कि शुरुआती दौर में आपने अमर उजाला में हमारे इंटरव्यू को छापा और हमारे बारे में लेख छापा। तो ये आपका प्यार रहा। आज आपका चैनल है, आज अपने चैनल पे आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं। तो इस तरह से आप सभी लोगों का योगदान रहा है, जिन लोगों ने हमारी हिम्मत को बढ़ाया, हमें हौसला दिया आगे बढ़ने के लिए। और हम चाहेंगे कि आप लोगों का प्यार, आप लोगों की हौसला अफजाई हमारे साथ यूं ही बनी रहे, ताकि हम आगे और भी अपने ज़िला के लिए, अपने देश के लिए कुछ कर सकें। और हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों का प्यार इसी तरह हमारे लिए बना रहेगा। एकदम चलते चलते अपने दर्शकों के तरफ से मेरा अनुरोध है कि जो आपकी कुछ उम्दा रुबाइयाँ हैं, गजल हैं या शायरी हैं, उनमें से कुछ एक या दो या तीन जो भी आपको बहुत बेहतरीन लगता वो सुनाते चले तो बड़ा बेहतरीन है। हाँ, इसके लिए मैं आप लोगों की सेवा में, खिदमत में चंद शेर पेश कर रहा हूँ कि सब पता है मगर अनजान बने बैठे हैं। जी वाह। सब पता है मगर अनजान बने बैठे हैं, कितने चालाक हैं नादान बने बैठे हैं। जी। और मेरे हाथों के तराशे हुए पत्थर के सनम जी मेरे ही सामने भगवान बने बैठे हैं। वाह 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 वाह। डॉक्टर साहब, पूर्वांचल भारत न्यूज़ को समय देने के लिए आपको हृदय से बधाइयाँ। और फिर अवसर मिला तो जरूर हम लोग चाहेंगे कि आपका इंटरव्यू फिर एक बार हमारे चैनल पे हो। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का।